बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने दिन का और अपने जुमे के दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आपको जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक। मेरा नाम अना महमूद। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। फाइनली आपने नाम कह दिया, मैंने कहा अब नाम आता है, नाम का अब नाम आता है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से भी आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक दिन है। इस मुबारक दिन पर आपको पता है हमारे लिए ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की रहमतें उतरती हैं। तो जिस वक्त आप दुआ करें, जिस वक्त आप अल्लाह ताला की इबादत करें, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और उन तमाम लोगों को दुआओं में याद रखिएगा जो इस वक्त सैलाब से बहुत ज़्यादा जो मुतासिर हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर या इवन पाकिस्तान से बाहर भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, पहली स्टोरी जो है वो हमारी चाइना से है और चाइना में एथलीट्स जो हैं, आपको पता है सिर्फ चाइना में नहीं, इनफैक्ट पूरी दुनिया के अंदर एथलीट्स जो है ना उनको कुछ ना कुछ एडवेंचर करना ही होता है। तो अब चाइना में एक एथलीट ने एडवेंचर ये किया है कि गहरी खाई थी, उसके ऊपर उसने कहा कि एक रस्सी जो है ना उसको खींचा जाए। अच्छा। क्या, और उसको खींचने के बाद ना उसके ऊपर चला जाए। और ये मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं। खौफनाक है। वैसे ये किस तरह के एडवेंचर्स लोगों को करने का शौक होता है? मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। आप देखें तो सही, देखें एक दफा देखें जरा इसके मनाजिर, कितनी गहरी खाई है। यहाँ तो चेयर लिफ्ट पे बंदे को चक्कर आने लग जाए, ये तो ऊपर रोप के ऊपर चल के जा रहा है। 400 मीटर बुलंद रस्सी थी जिसके ऊपर वॉक करके इस चीनी शख्स ने सबको हैरान कर दिया और उन्होंने दो चोटियों के दरमियान इस बंधी हुई 2 सेंटीमीटर चौड़ी रस्सी पर 1 किलोमीटर से ज्यादा फासला तय किया। अच्छा, अगर आपको तमाम सेफ्टी मेजर्स हों और कहा जाए कि इसके ऊपर चलना, आपको बताओ कि मैं ना ही कर रही हूँ उसमें। आपकी बात पूरी सुनने से पहले मैं ना ही कर रही हूँ क्योंकि जितनी बड़ी खाइयाँ हैं ये, मैं कह रही हूँ ना, ये देखें यहाँ वहाँ पे चेयर लिफ्ट भी जा रही है, लेकिन मुझे तो चेयर लिफ्ट में ही शायद डर लगने लग जाए, लेकिन ये तो खुला आप जाएंगी। सेफ्टी मेजर्स हो ना, मुझे पता हो कि अगर मैं गिरती भी हूँ तो कोई मसला नहीं, तो फिर मैं चली जाएंगी, फिर इतना मसला नहीं, इतनी कोई एडवेंचरस मैं हूँ। बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अब एक मजेदार सी स्टोरी है हमारे पास। गाड़ी किसने खरीदी? 3 हमशक्ल भाइयों को देखकर शोरूम मालिक जो है वो परेशान हो गया है। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक दिलचस्प वीडियो वायरल हो रही है जिसमें 3 हमशक्ल भाई हैं, उनके दरमियान गाड़ी के लेन देन को लेकर शदीद उलझन देखी जा रही है और वो भी जानबूझ के जो शोरूम के मालिक है ना उनको छेड़ रहे हैं। एक बंदा आके कह रहा है ये गाड़ी तो मैंने खरीदी है, दूसरा कह रहा है गाड़ी मैंने खरीदी है, फिर थोड़ी देर बाद एक तीसरा भाई भी आता है, वो कह रहा है भाई मालिक तो मैं हूँ, किसको दे रहे हैं? अच्छा, वैसे कहा जाता है कि एक शक्ल के ना 7 इंसान होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन ये 3 तो एक ही जगह, एक ही जिंदगी के बारे में मैं सोच रही हूँ कितना फन करते होंगे। जरा सुनते हैं उन्होंने किस तरह से पागल बनाया है उस रूम के मालिक को। ये तो आप पेंट करते हो, यहाँ गाड़ी मुझे देगी उसको दे रहे हो। इन्होंने बेची थी, आपने तो मुझे दी थी भाई। आप ये शक्ल की ये थोड़ी शक्ल हम शक्ल ने आपने दी किसको दी? आपने तो मुझे दी थी। मैंने तो ये भी नहीं पता लगा तो हमने दी करूं पेमेंट मैंने आपको की है, गाड़ी आपने उसको दे दी, मैंने भी तो आपको पेमेंट। क्या बात है, ये देख रहे हैं ना वो एंजॉय कितना कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन अगर मैं कहती हूँ कि मेरी अगर एक कोई जुड़वा बहन होती ना, मेरी जैसी शक्ल होती, आज शो में जाने का दिल नहीं कर रहा, मैं उसको भेज देती, पेपर देने उसको भेज देती। बहुत सारी जगहों पे आपने पेपर के ऊपर मैं नहीं लेती, पेपर के ऊपर क्योंकि मैं ट्रस्ट नहीं करती, पता नहीं क्या करके आ जाएगी, बहनों की लड़ाई है वो कुछ और करके आ जाएगी। लेकिन आपको पता है इस शोरूम के मालिक ने जब ये बहस हो रही थी उन्होंने कहा कि भाई ये देखो मेरे हाथ, मेरा नया शोरूम है, प्लीज मुझे माफ कर दो और बता दो ये किसकी गाड़ी है। तो बहरहाल ये एक फन के लिए उन्होंने भी वीडियो बनाई, जानबूझ के तंग कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। साल 2025 की पहली छमाही की ये खबर है जिसमें उम्रा ज़ायरीन की तादाद 1.5 करोड़ से ज्यादा रही है। आपको पता है ना 1.5 करोड़ जो है टंग ट्विस्टर है। तेज बोल के खास तौर पर लाहौर के लोगों के लिए तेज बोल के दिखाएं। 1.5 करोड़ नहीं, करोड़ 1.5 करोड़ रिकॉर्ड की गई है। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात के मुताबिक रवां साल की पहली छमाही के दौरान उम्रा करने वालों की जो मजमूई तादाद है 1,52,22,497 तक पहुंच गई है। और अदादुशुमार ये बताते हैं कि सऊदी शहरियों ने भी बड़ी तादाद में उम्रा अदा किया जिनका तनासुब 24% रहा और इनमें मर्द ज़ायरीन की तादाद 60.5% और ख़वातीन की 39.5% रिकॉर्ड की गई। बिल्कुल 65,23,630 उम्रा ज़ायरीन बैरून मुल्क से आए जो कि गुज़श्ता साल की पहली छमाही के मुकाबले में 10.7% ज़्यादा है और उनमें 82.2% फ़ज़ाई रास्ते से सऊदी अरब में दाखिल हुए। 86,98,867 अफराद ने अंदरून मुल्क से उम्रा अदा किया और उनमें 58% गैर मुल्की भी शामिल थे। अच्छा, ये जो आपने लाहौरियों वाली बात की, लाहौरी बड़े नाराज हो जाएंगे। लाहौरियों आपने परेशान नहीं होना, आपकी नुमाइंदगी यहाँ पर नुमाइंदगी कर रही हूँ। सारे लाहौरी जो है ना कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। अच्छा जी, कराची की बात करते हैं जहाँ पर MA जिन्ना रोड पर ये थी कल और बहुत ही अफसोसनाक खबर थी। पटाखों के गोदाम के अंदर धमाका हुआ जिसके बाद आग लग गई। ये अफसोसनाक हादसा जिसके अंदर अभी तक के इत्तलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं,
33 जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 की हालत अब तशवीशनाक है, उनको ट्रीट किया जा रहा है। अब धमाके से करीब मौजूद जो गाड़ियां हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। कराची में पिछले दिनों में भी 2 फैक्ट्रियों में आग लगने के अफसोसनाक वाक़यात हुए थे और अब इस ताज़ा तरीन वाक़े ने अवाम को मज़ीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे गयासुद्दीन ने। गयास, पहले इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात हमें बताएं कि किस तरह से हुआ। शुक्रिया नम, मैं इस वक्त एमेजिना रोड पे उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये पटाखों के गोदाम में आतिशबाजी का वाक़या रुनुमा हुआ था। और यहाँ पर हर साल ही हम देखते हैं कि एक के बाद एक वाक़यात होते हैं और ये बैक टू बैक वाक़यात हो रहे थे, लेकिन इस बार जो ये आतिशबाजी का वाक़या रुनुमा हुआ है ये खौफनाक साबित हुआ, ख़तरनाक साबित हुआ और इसमें बड़ा हादसा हुआ और पटाखों के गोदाम में धमाके सुने गए, ज़ोरदार धमाके हुए, जिसके बाद बिल्डिंग ज़मीबोस हुई और उसके बाद यकीनी तौर पे जो अतराफ़ की इमारतें थी उन्हें इस धमाकों ने मुतासिर किया है। ये मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं बिल्डिंग का वो हिस्सा है जहाँ पर गोदाम था, ये पूरी बिल्डिंग नीचे बैठ चुकी है और धमाके से ज़मीबोस हो चुकी है और उसके तबाही के मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं। इससे बिल्डिंग जो हम दिखा रहे हैं आपको, इसके इस अहाते में स्कूल मौजूद हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स मौजूद हैं और वो इमारतें भी मुतासिर हुई हैं इसमें शदीद, और इसके साथ साथ दीगर इमारतें जो अतराफ़ की इमारतें हैं वो भी मुतासिर हुई हैं, उसके शीशे टूटे हैं और उसकी वजह से लोग ज़ख्मी हुए हैं। 5 अफराद इसमें वाक़े में जाबाक हुए हैं और तकरीबन 34 के करीब इसमें ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, लेकिन जिसमें से जो माइनर इंजरीज़ थी, जिन्हें कम ज़ख्मी थे, मामूली नौयत के जिन्हें ज़ख्म आए थे, उन्हें अस्पताल से रिलीज़ कर दिया गया है। तो 24 की तादाद अब बताई जा रही है कि 24 ज़ख्मी हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तो ये बरकज़ है, कराची का मेन पॉइंट है एमेजिना रोड जहाँ पर ये वाक़या रुनुमा हुआ है। उसके पीछे एक आबादी है बड़ी, राइट और लेफ्ट आबादी रहती है, रिहायशी आबादी का इलाका भी है, स्कूल्स भी मौजूद है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि यहाँ पर इस बिल्डिंग को बनाने की इजाज़त किसने दी या फिर इलीगली यहाँ पर पटाखे बनाने का काम हो रहा था। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। गयासुद्दीन हमारे साथ मौजूद, इसी सारे इशू पर बात कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त JPMC से डॉक्टर सनोबर मौजूद हैं और रेस्क्यू का काम कहाँ तक पहुँचा और रेस्क्यू ने क्या देखा वहाँ पर। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 हसानुल हसीब हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों को हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हसन साहब, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ, ज़रा मुझे बताइएगा कि जिस वक्त वहाँ पर पहुँचे तो क्या मनाजिर थे, किस तरह का नुकसान हुआ था इस धमाके के बाद? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इस मौजू पे अपने शो में लिया। ये देखें, रेस्क्यू 1122 के कमांड एंड कंट्रोल पे जैसे ही कॉल रिसीव हुई तो पहले अनसर्टन यही था कि आया कि ये ब्लास्ट है या फिर ये फायर इंसिडेंट है, क्योंकि गुज़िश्ता 1 से 2 रोज़ कबल भी औरंगी टाउन में इसी तरह का एक हादसा हुआ था कि एक सियासी जमात के दफ्तर में फायर इंसिडेंट कॉल हुआ, लेकिन वो पता लगा कि वहाँ एक ब्लास्ट हुआ था। गालिबन शायद वो अभी तहकीकात जारी हैं मुतल्लिका इदारों की तरफ से कि क्या वो सिलेंडर ब्लास्ट था या कोई और उसमें एक्सप्लोजिव यूज़ हुआ था। तो यहाँ भी यही हमें कॉल रिसीव होती है कॉलर की कि यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और जिसके बाद आग लग गई है। हमारी टीम्स जब वहाँ पहुँचती हैं तो ये पता लगता, स्टिल उस वक्त भी वहाँ पे ब्लास्ट हो रहे थे। तो अपॉन इन्वेस्टिगेशन ये हमें पता लगता है कि वहाँ पे जो आतिशबाजी में इस्तेमाल करने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होता था उसका गोदाम वहाँ पे था, जो वहाँ पे उन्होंने कसीर तादाद में वो आतिशबाजी का रॉ मटेरियल स्टोर किया हुआ था और वहाँ आग लगी, जिसके बाद मल्टीपल ब्लास्ट रिपोर्ट हुए और उस मल्टीपल ब्लास्ट से ना कि सिर्फ उस बिल्डिंग को और उसकी पार्किंग या उसके अतराफ में खड़ी हुई गाड़ियों को, बल्कि अतराफ की जो इमारतें थीं उनको भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा और वो पूरे जो उनके कांच के खिड़कियां थी वो सब वो सारी टूट गई और आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस तरह का गैर कानूनी काम अगर हो रहा है तो इंतजामिया और हुकूमत को पता किस तरह नहीं चल सका। डॉक्टर साहब आप बताइएगा, जब अस्पताल में कल ये तो बताएं कि कितने जख्मियों को लाया गया, उनकी हालत कैसी थी, सबसे पहले तो ये बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सनोबर है, मैं कंसल्टेंट इमरजेंसी मेडिसिन हूँ JPMC एक्सीडेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। जी कल मैं वहाँ मौजूद थी, मेरी शिफ्ट थी और जब पेशेंट्स को लाया गया तकरीबन 20 इंजर्ड पेशेंट्स हमारे पास JPMC एक्सीडेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अंदर लाए गए
और कहा जा रहा था कि पेशेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं, लेकिन जब पेशेंट्स हमने देखे तो पेशेंट्स उसमें से 19 ऐसे पेशेंट्स थे जो कि स्टेबल थे, बल्कि बस थोड़ी मल्टीपल इंजरीज थी, जैसे कि कुछ को सुपरफिशियल बर्न्स थे, कुछ को मल्टीपल जगह पे लैसरेशंस थी, पेनिट्रेटिंग इंजरीज थी। उसमें से एक पेशेंट ऐसा था जो कि क्रिटिकल हालत में था, उसको हमने इमीडिएटली रिससिटेट किया, उनको ओटी भेजा गया। अनफॉर्चुनेटली उस पेशेंट की एक्सपायरी हो गई, लेकिन जो 19 पेशेंट्स थे उनको स्टेबल करके फिर हमने डिस्चार्ज कर दिया था। ठीक है, ये था। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सनोबर, ये बताइएगा कि बर्न्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं। यहाँ पर जो बर्न के पेशेंट आए, उनके बर्न्स की नौयत क्या थी, और क्या इस अंदाज़ा लगाया गया कि किस केमिकल की वजह से उनका बर्न हुआ है? जी असल में ये जो क्योंकि ये फायर क्रैकर इंजरी थी, जब फायर क्रैकर एक्सप्लोड होता है तो उसकी एक जैसे स्कैल्ड बन जाता है और फ्लेम बर्न हो जाता है। दो टाइप के बर्न होते हैं, फ्लेम बर्न्स होते हैं और स्कैल्डेड बर्न्स होते हैं। तो ये जो पेशेंट्स आ रहे थे मोस्टली ये जो फ्लेम बर्न्स होते हैं, जो जैसे कि पटाखा होता है उसका जो बर्न होता है वो सुपरफिशियल, और कुछ सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं, मतलब ऊपर की जो स्किन है वो उतर गई थी। ठीक है, बहुत डीप बर्न्स नहीं थे, क्योंकि डीप बर्न्स के लिए फिर बहुत ज्यादा मसला हो जाता, क्योंकि सारे जो स्टेबल पेशेंट्स थे उनको कहीं ना कहीं सुपरफिशियल बर्न्स हो रहे थे। सही है, सुपरफिशियल टू डीप इतना ज्यादा डीप नहीं गए थे, फर्स्ट टू सेकंड डिग्री बर्न्स थे। और ये सारे मैं हसन आपकी तरफ आ जाती हूँ, ये सारे जो जख्मी पहुंचाए गए थे जेपीएमसी और हॉस्पिटल, ये सारे वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, वहाँ पर वर्कर्स थे, या फिर ये इसके अलावा भी लोग वहाँ पे मुतासर हुए थे, जख्मी हुए थे? नहीं, देखें, इसमें वहाँ के वर्कर्स की तादाद यकीनन ज़्यादा थी, लेकिन कुछ वहाँ पे ऑक्यूपेंट इनके वेंडर्स भी आए हुए थे, कुछ मुसाफिर भी थे, जो कुछ खरीदार भी थे। तो ये मिक्स पॉपुलेशन थी जिनको रेस्क्यू किया गया। और अगर मैं आपको रिसेंट अभी की बात बताऊं तो तकरीबन एक जो मैडम ने, डॉक्टर सनोवर ने बताया कि एक एक्सपायरी हॉस्पिटल में हुई थी, 4 डेड बॉडीज हमने निकाली, एक अभी भी सस्पेक्ट की जा रही है कि वो मिसिंग है, जिसके लिए रेस्क्यू 1112 का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ये बताने का मकसद ये है कि जैसे जैसे लोगों को अपने लवाहिकीन मिल नहीं रहे उनको लिस्ट में हॉस्पिटल की, तो फिर वो वहाँ आ रहे हैं जो मिसिंग हैं, जो लापता हैं, और वो फिर वहाँ एंट्री करा रहे हैं कि हमारा ये बंदा भी इस लोकेशन पे आया था कल, लेकिन स्टिल अभी तक उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं मिली। तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वेंडर हैं उस गोदाम के, कुछ वर्कर्स हैं, और कुछ खरीदार भी हैं जो वहाँ पे उस गोदाम में विजिट करने के लिए गए हुए थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सनोबर आज़िब हमारे साथ मौजूद थी। हसानुल हसीब, आपका भी शुक्रिया, आपने इस बारे में बताया कि किससे उनकी कंडीशन क्या थी उस वक्त जब लोगों को वहाँ पर लाया गया, और फिर बर्न यूनिट में ले जाने के बाद वो एक शख्स का मेरे ख्याल से बता रही हैं कि जिनकी डेथ भी वहाँ पर हो गई। तो इस तरह के हादसा को रोकने के लिए जो इंतज़ामिया है उसको मुतहरिक होना पड़ेगा। ये गैर कानूनी तौर पर इस तरह की फैक्ट्रियों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इंतज़ामिया और गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त मसरूफ है। जो कराची के अंदर सिचुएशन है इस वक्त सैलाब की और बारिशों के बाद की, रोशनियों का शहर इसको कहा जाता है, लेकिन राइट नाउ सिचुएशन ये है कि वो अंधेरे में डूबा हुआ है। बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि कई इलाकों में 30 घंटे से अभी तक बिजली नहीं आई है। गुलिस्तान जौहर में बिजली की बंदिश है। शहरी जो हैं वो सड़कों पर निकल आए, उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाद ढोल की थाप पर जो है ना मुजाहरा किया। और ये रात के मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं, दिन के मनाजिर भी दिखा रहे हैं। लोग इंतहाई परेशान हैं। यूनिवर्सिटी रोड की बात कर लें, मलीर की बात कर लें, यहाँ पर भी शहरियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। फ्रस्ट्रेट हो गए हैं लोग। एक तो बारिश के बाद मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं, लोगों की जानें गई हैं, लोगों का माली नुकसान हुआ है, फिर ट्रैफिक के मामलात हैं, वहाँ पे लोगों को मसाइल का सामना है, पानी जगह जगह खड़ा हुआ है, फिर अब नई मुसीबत है कि जी बिजली भी नहीं आ रही। इसी सारी सूरत हाल पर बात फराज अहमद जो है हमारे क्रिकेटर, उनकी जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से का इजहार किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बना के डाली। उन्होंने कहा कि ये क्या सारा मामला है। ये उनका हम इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट भी देख सकते हैं। जो लोगों ने एहतजाज किया उसके बारे में ज़रा जान लेते हैं और सिचुएशन के बारे में जान लेते हैं। साजिद अवान हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साजिद, सबसे पहले तो बताएं कि एक तो कराची में ज़रा सी बूंद पानी की गिरती है, मसाइल हम कितने दिनों से डिस्कस भी कर रहे हैं, उसके बाद अब बिजली की बंदिश, क्या कहना है इंतजामिया का, के इलेक्ट्रिक का क्या कहना है इस पर?
जी, कराची में बारिश के बाद जो है वो जो अहम मसाइल है वो जन्म ले लेते हैं, जिसमें बिजली जो है वो सबसे बड़ा मसला है। गुलिस्तान जौहर, मलीर और दीगर इलाकों में जो है वो बिजली की बंदिश की वजह से शहरी एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं। इसके अलावा लियारी और दीगर इलाके हैं, वहाँ पर भी बिजली की बंदिश की गई। ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश की गई, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। और दूसरी जानिब जो है वो सड़कें जो हैं अब बारिश के बाद टूट फूट का शिकार हुई हैं। और इस वक्त जिस सड़क पर मैं मौजूद हूँ ये मिर्ज़ा आदम खान रोड है, जो कि कनेक्ट करता है माड़ीपुर रोड को शेरशाह और गार्डन के एरिया से। और यहाँ पर सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है, गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को काफ़ी ज़्यादा अजियत का सामना करना पड़ रहा है। कीमती गाड़ियों को नुकसान पहुँच रहा है। ये बराबर में एक पंपिंग स्टेशन भी बना हुआ है, इसके बावजूद भी यहाँ पर पानी जो है कई फुट तक खड़ा रहा है और कई दिन तक खड़ा रहा है, जिसकी वजह से सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार रही है। गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर लियारी जनरल अस्पताल है, जो कि सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर उस सड़क की जो है हालत ज़ार जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, टूट फूट का शिकार है। इसी तरीके से शहर की अहम सड़कें जो हैं वो अब टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई है उसके जो आसार हैं बरसाती पानी के, वो भी अब तक कई सड़कों पर मौजूद हैं और उसकी नकासी के लिए जो है वो इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन सुस्त रवैये के हालात देखकर ना सिर्फ आ ही निकलती है दिल से कि कराची वाले जो है अपना नोहा किसके सामने जाकर होंगे। खैर, हमें ज़रा ये बता दीजिए सिचुएशन आगे क्या रहेगी, फोरकास्ट क्या है और कराची में अब बिजली के बारे में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक, कब तक बिजली रिस्टोर हो जाएगी कराची में? के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की बहाली के हवाले से जो है वो कहा जा रहा है कि जल्द जो है कुछ फीडर्स बंद हुए हैं और उनकी बहाली का काम जो है उस पर काम चल रहा है और जल्द ही वो बिजली जो है बहाल कर दी जाएगी उन इलाकों साजिद, ये खुद से बंद की गई है बिजली के इलेक्ट्रिक की जानिब से या फिर कोई टेक्निकल मसले की वजह से? क्योंकि इलेक्ट्रिक्यूशन के भी कुछ इंसिडेंट्स जो है सामने आए थे जिसकी वजह से कुछ जानें चली गई हैं, तो क्या के इलेक्ट्रिक ने खुद से जान के ये बंद किया है सो दैट इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो, या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? जी देखें, के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये कहा जाता है कि जब अगर तेज़ बारिश बरसती है शहर में तो उन इलाकों में जो कि नशेबी इलाके हैं वहाँ पर बिजली को बंद कर दिया जाता है ताकि कोई जानी नुकसान जो है वो ना हो। क्योंकि माजी में हमने देखा है कि पोल से जो है वो टच होने के बाद कई शहरी जो हैं वो जहाँ बाग हुए हैं, उन्हें करंट लग जाता है। करंट लगने के वाक़यात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से के इलेक्ट्रिक जो है नशेबी इलाकों में बिजली की बंदिश करते हैं। तो इस हवाले से जिन मकामात पर इस वक्त बिजली नहीं है वहाँ पर फीडर्स की ख़राबी है, टेक्निकल ख़राबी है, जिसकी वजह से वहाँ पर बिजली की बंदिश और वहाँ पर वो सही करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपको ये पता चले कि इस वक्त भी जो फोरकास्ट दी गई थी वो 22 अगस्त तक दी गई थी, लेकिन ये भी कहा गया था कि 23 अगस्त से एक नया सिस्टम जो है वो कराची शहर में दाखिल होगा और वो जो है वो बारिश बरसाएगा। तो देखना ये होगा कि आज भी अबर आलूद मौसम में कई मकामात पर हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, ताहम जो है वो तेज़ बारिश के इम्कानात जाहिर नहीं किए गए। हल्की फुल्की बारिश के आज भी इम्कानात जाहिर, हल्की फुल्की बारिश के इम्कानात हैं। साजिद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लेकिन हल्की फुल्की बारिश भी कराची वालों के लिए कहीं ना कहीं अजियत का बायस बन जाती है। बारिश अजियत का बायस नहीं बनती, इंतजामात अजियत का बायस बन जाते हैं जो ना होने के बराबर होते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और कल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा दिन था। बहुत खुश भी थे वो, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बानी जो है उनको 9 मई के वाक़यात से मुतालिक जो दर्ज 8 मुकदमात में ज़मानत दे दी गई, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ समझा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इस फैसले के बाद बानी PTI की रिहाई के इम्कानात पैदा हो गए हैं या फिर अभी मजीद कानूनी रुकावटें मौजूद हैं? अच्छा, कुछ हल्के कह रहे हैं कि इसको ज़्यादा रिलीफ कंसिडर नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी सिर्फ जमानत हुई है, रिहाई नहीं हुई, इसके कोई और भी तो बहुत सारे केसेस हैं। एग्जैक्टली, लेकिन वो इतने सिनेरियो में कि जहां PTI के लिए कोई रिलीफ ही नहीं था, इसको भी वो एक बड़ा रिलीफ समझ रहे हैं। अब इस पस मंजर में एक अहम पेशरफ्त भी सामने आई है और कहा जा रहा है कि हुकूमत और PTI के दरमियान सितंबर के पहले हफ्ते से मुज़ाकरात जो है वो शुरू होने वाले हैं और इस हवाले से अपोजिशन जमातों ने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट भी दिया है। तो क्या मुज़ाकरात वाकई शुरू होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो उनकी कामयाबी के इम्कानात कितने हैं? साथ ही ये
भी जानना जरूरी है कि इन मुज़ाकरात में पीटीआई का एजेंडा क्या होगा और उनकी पहली तरजीहात जो है वो क्या होगी। राइट नाउ जो सिचुएशन है पीटीआई की वो इफ्स एंड बट्स के ऊपर जो है ना सारी लड़ाई कर रही है। हमारे साथ नईम हैदर पंचोता साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वकील भी हैं, तो इस बारे में बात करते हैं। पंचोता साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये 8 मुकदमात हैं जिनमें जमानत मंजूर कर ली गई है बानी पीटीआई की, रिहाई के कुछ इम्कानात आपको नजर आ रहे हैं बानी पीटीआई के? देखिए खान साहब के ऊपर तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो सियासी हैं। आज अगर इमरान खान साहब माफी मांग लें, आज अगर वो कह दें कि हमने ये रॉन्ग नहीं किया था, जो कि वो उनका मौका बड़ा क्लियर है कि सीसीटीवी फुटेज लेकर आइए, जुडिशल कमीशन बनाइए, और कोई हमारा वर्कर अगर कसूरवार पाया जाता है तो मैं खुद उसको निकालूंगा, इंसाफ लेकर बाहर आऊंगा, डील के जरिए नहीं आऊंगा जैसे नवाज शरीफ साहब ने डील की। चाहे तोशा खाना हो, अलकादर हो, साइफर हो, या जितने केसेस भी हैं, बहुत सारे केसेस वक्त के साथ साथ खत्म होते गए, और अभी जो अलकादर है वो बाकी है, या दीगर जो मुकदमात हैं जैसे 9 मई के हवाले से जिनका ट्रायल अभी बाकी है, और इसी तरह मुख्तलिफ पुरअमन एहतजाज किए गए उन पर मुख्तलिफ एफआईआर दर्ज की गई, वो तमाम में बेल होगी। वो तमाम के अंदर अगर उस तरफ बढ़ते हैं, सजा किसी में देते हैं और उसमें फिर वो सजा मुअत्तल होगी, तो फिर जाकर जो है वो। पंचोता साहब अब क्या हम ये समझ सकते हैं कि बानी पीटीआई और खुद पार्टी की मुश्किलात जो हैं वो अब खत्म होना शुरू हो गई हैं, और हम कह सकते हैं कि पार्टी के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है अलीमा खान के साहबजादे उनको भी गिरफ्तार करने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? पार्टी के अच्छे दिन क्या आपके सामने है कि गुज़श्ता रात जब अलीमा आपा जो हैं वो उनके घर के हवाले से हमें न्यूज़ मिली कि उनके बेटे जो हैं उनको उठा लिए गए, वहाँ मुलाज़मीन के ऊपर तशद्दुद किया गया है, और इसी तरह वहाँ जो फैमिली मौजूद थी उसको हरासा किया गया है। और हमारे आप देखें चाहे सेनेट, नेशनल असम्बली या पंजाब अपोजिशन लीडरान को जिस तरह सजाएं दी गई या दीगर को दी जा रही हैं, और जो तो उसमें आप समझते हैं कि क्या ये पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है, जम के लिए कोई साजगार माहौल है? क्यों लोग टंकियां लगा कर जा रहे हैं बाहर? क्योंकि यहाँ कानून नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, इंसाफ नहीं है, वो लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, और इसी वजह से उन्हें पंचोता साहब इस वक्त सिचुएशन ये है ना कि रिलीफ भी मिल रहा है पीटीआई को, और उसके साथ साथ नई नई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन मुज़ाकरात की बातें भी की जा रही हैं, तो उसके बारे में ज़रा बताइए कि क्या वाकई में सितंबर के पहले हफ्ते में मुज़ाकरात शुरू करने जा रही है पीटीआई हुकूमत के साथ, और महमूद खान अचकज़ई को क्या मुकम्मल तौर पर मैंडेट दे दिया गया है कि वो मुज़ाकरात करें पीटीआई के बिहाफ पर? देखिए मुज़ाकरात के लिए ना एक माहौल होता है। पहले हमने मुज़ाकरात की बात की, हमारे ऊपर फसाइयत जारी रखी, हमें कोई एक छोटा सा जलसा क्या जलसी भी करने की इजाजत नहीं मिली। और आपके सामने है कि जब हमने उन्हें कहा कि आप इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करा दीजिए, उनके पास वो इख्तियार नहीं था। इमरान खान का क्या मुतालबा था? वो कह रहे थे कि 9 मई पे और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाइए ताकि मुज़ाकरात के हवाले से पंचोता साहब पीटीआई का एजेंडा वो क्या होगा? क्या आपकी प्रायोरिटीज होंगी या क्या पॉइंटर्स होंगे जो आप हुकूमत के सामने रखेंगे? मुतालबात तो बात की बात है ना। इमरान खान साहब ने कोई ऐसा अपनी तरफ से नहीं दिया कि हम कोई मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, हमेशा वो बात करते रहे हैं कि हमारे दरवाजे जो हैं वो खुले हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई हाल स्टेटमेंट नहीं आई। अगर कोई ये बात कर रहा है या चाहता है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, यानी हुकूमत में या कोई और, तो पहले तो इख्तियार देखना होगा ना, और उसके बाद देखना होगा कि वो माहौल क्या राइट अगेन, यानी कि वो जो मैं इंट्रो में बात करी थी कि अभी भी इफ्स एंड बट्स के ऊपर सिचुएशन चल रही है। पंचोता साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन वज़ीर इत्तलात अता तारड़ जो हैं उनका एक स्टेटमेंट सामने आया, वो भी ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि ज़मानत मिलने का मतलब बरियत नहीं होता। पीटीआई के कई रहनुमाओं को ज़मानत होने के बावजूद सज़ा हुई और तहरीक इंसाफ अदालत में अपने दिफा में कुछ भी साबित नहीं कर सकी है। कौम जानती है कि 9 मई वाक़यात मनसूबाबंदी के तहत हुए और तहरीक इंसाफ खुद को बेवकूफ़ भी बना रही है। अगर वो साबित नहीं कर पाए तो फिर जो है बरियत किस तरह से हो गई है या फिर ज़मानत किस तरह से हो गई है, ये समझना बाकी है और ये देखना बाकी है कि पीटीआई के लिए आगे क्या मुसीबतें कम होने जा रही हैं या नहीं। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। पाकिस्तानी खवातीन के हवाले से बात हमने करनी है जो कि हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं, जैसे कि दो खवातीन आपके सामने भी बैठी हैं। खुद ही अपनी तारीफें शुरू कर दी है। मैं आपके भी साथ साथ कर रही हूँ, तारीफ नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हर मैदान में खवातीन आगे आगे हैं। लेकिन एक ऐसा शोबा है जिसमें मैंने तो कम अज़ कम पहली दफ़ा सुना है कि इस शोबे में खातून भी होती है, वो है घड़ी साजी का शोबा। आपने कभी सुना है घड़ी साजी में या वॉच मेकिंग में कोई खातून का नाम? मेकिंग के अंदर मैंने नाम नहीं सुना है, मैंने तो वैसे बंदों के नाम बहुत कम सुने हैं। उसके अंदर भी अगर खवातीन का नाम आ जाए और एक ऐसी खातून जो कि पाकिस्तानी भी है, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, और क्यों रोशन किया ये ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। इसरा आरिफ इनका नाम है और ये पाकिस्तान की पहली खातून वॉच मेकर हैं जिन्हें दुनिया के मोतबर तरीन इदारे वॉच मेकर्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम से सर्टिफिकेशन हासिल करने का हम कह सकते हैं कि एहसास हासिल हुआ है। इसरा ने ना सिर्फ अपने वालिद के पेशे को आगे बढ़ाया बल्कि घड़ी साजी जैसी बारीक और पेचीदा जो ये स्किल है इसके अंदर आलमी सतह पर अपनी पहचान भी बनाई है। तो हमने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है कि इसरा हमारी नज़रों से बच जाए। हाँ, तो इसरा को यहाँ ना आए, उनको वेलकम करते हैं जी। इसरा, अस्सलाम वालेकुम। इकरा, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, एक घड़ी साजी जिसके बारे में बात कर रही थी कि इसके अंदर हमें मेल बड़े कम नज़र आते हैं, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? तो बस घड़ी साजी दिमाग में इस तरह आया कि मेरे अब्बू जो हैं उन्होंने वॉच मेकिंग पढ़ी थी बैक इन द 80s। कराची में इंस्टीट्यूट होता था पार्क स्विस होरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, और वो यही करते थे, वॉच मेकर्स ट्रेन करते थे। तो उस वक्त बहुत एक्टिव था ये स्कूल, उनके भाई ने भी यही पढ़ा। तो आई ग्रू अप सराउंडेड बाय वॉचेस एंड द डायलॉग ऑफ वॉचेस, और उस तरह एक इंटरेस्ट हमेशा से था। फिर मैंने सोचा कि मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, एक्चुअली ही इज़ ऑल्सो इन एजुकेशन। उन्होंने कहा कि आप मास्टर छोड़ें, आप कोई स्किल हासिल करने की तरफ जाएं या कोई सर्टिफिकेशन करें जो बहुत यूनिक हो। अब बिज़नेस और वो सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। आई थिंक दुनिया भी या तो टेक्निकल स्किल्स की तरफ जा रही है या टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। तो उन्होंने जब ये बात की तो आई रियलाइज़ कि मेरे सामने एक है एक स्किल वॉच मेकिंग का जो मैंने इससे कभी कंसिडर नहीं किया बीइंग अ फीमेल। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें अब कॉमन हो गई हैं, जिस तरफ सब लोग जा रहे हैं, तो आपको कहा गया कि नहीं आपने उस तरफ नहीं जाना, वॉच मेकिंग की तरफ जाना है। तो आपने सोचा, ये गोल जहन में सेट किया कि भाई मैंने लेगेसी को, अपनी फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाना है और इसी में जाना है। आई एम नाउ अ सर्टिफाइड वॉच मेकर, और ये शौक ही था जो प्रोफेशन बन गया। ऑब्वियसली इसको डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली इन पाकिस्तान। बट व्हेन आई टॉक अबाउट डेवलपमेंट आई डोंट जस्ट मीन फॉर वॉच मेकिंग, आई मीन फॉर वोकेशनल एंड टेक्निकल स्किल्स इन जनरल। टेक्नोलॉजी पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम ये जो इस तरह के सारे ट्रेड्स होते हैं वोकेशनल, आप कह लें सैलॉन्स की ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल, आप कह दें मैकेनिक्स की ट्रेनिंग, ये वो काम है जिसमें आपको एक ह्यूमन एलिमेंट चाहिए। यू स्टिल नीड स्किल टू डू दोज थिंग्स प्रॉपर्ली। और ये बहुत बड़ा एक लूप होल है हमारी कंट्री में कि इन सब इदारों के लिए और इन सब पेशों के लिए वी डोंट हैव एनी फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन इस तरह हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि थोड़ा सा ज़रा जो रुझान है घड़ी पहनने का या फिर वॉच के लिए जो रोमांस हमें पहले नज़र आता था, अब वो हमें वैसे नज़र नहीं आता। तो डू यू थिंक कि ओवर द टाइम ये वाली स्किल जो है ख़त्म भी हो सकती है, रिस्क तो फिर भी मौजूद है? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आई डोंट फुली एग्री टू दिस स्टेटमेंट। वो इसलिए कि वॉच सिर्फ एक टाइम नहीं बताती आपको, इट ऑल्सो होल्ड्स अ सेंटिमेंटल वैल्यू फॉर मैनी ऑफ अस। आज जैसे मैंने अपनी अम्मी की घड़ी पहनी हुई है फॉर एग्जांपल, और मैं हमेशा वो पहने रखूँगी, आई डोंट वांट टू गेट रिड ऑफ इट। तो इस सेंटिमेंटल वैल्यू की वजह से आई डोंट थिंक इसका स्कोप कम हो सकेगा, क्योंकि पुराने ज़माने के लोगों के पास हमेशा घड़ियाँ होती थी, और वो ये ऐसी चीज़ है जो हमेशा वो अगली जनरेशन को दे। लेकिन इस तरह एस्थेटिक्स भी तो ज़रूरी है ना। अब लोगों को एस्थेटिक्स के लिए घड़ियाँ, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, वो पहनना पसंद करते हैं। आपको लगता है इसमें भी कोई तब्दीली आई है वक्त के साथ साथ? बिल्कुल तब्दील होता नज़र आया है कि अब घड़ियाँ एक ज्वेलरी की तरह भी बनना शुरू हो गई हैं, उस पर जेम्स लगना शुरू हो गए हैं, स्टोन्स लगना शुरू हो गए हैं, लेकिन इट्स स्टिल कंसिडर्ड टू बी अ वॉच। तो उस तरह से फैंसी तो हो रही हैं, नो डाउट। मैन्युफैक्चरिंग करने के तरीके बहुत बेहतर हो रहे हैं, मटेरियल्स बहुत बेहतर हो रहे हैं कि अब घड़ियाँ और ज़्यादा लॉन्ग लास्ट कर जाती हैं, टाइटेनियम में बन जाती हैं, प्लैटिनम में बन जाती हैं। तो द ट्रेंड इज़ चेंजिंग। फीमेल्स स्पेशली वी प्रेफर you know a watch that shines। तो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन ठीक है। अच्छा, जिस स्कूल से इसरा आपने ये सर्टिफिकेशन हासिल की है, डेफिनेटली आप बता रही थी कि ये हार्वर्ड है वॉच मेकिंग के अंदर, इसको आप कैसे बयान करेंगी, इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो कितनी ज़्यादा है पूरी दुनिया के अंदर, या इसको कितना माना जाता है स्कूल को?
तो वो स्टेप जी स्विट्ज़रलैंड में एक इदारा है जिसको आप समझ लें वॉच मेकिंग इंडस्ट्री में इसको हार्वर्ड माना जाता है। ये ना ही पूरी दुनिया के लिए करिकुलम सेट करते हैं लेकिन एग्ज़ाम्स भी यही लेते हैं और हर साल तकरीबन 8 से 12 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं इस प्रोग्राम से। तो 1960 से ये चल रहा है। इट्स बिन सपोर्टेड बाय मैनी बिग ब्रांड्स सच एज रोलेक्स, ऑटोमापिके, LVMH। तो अच्छा इसरा अब चूँकि घड़ियाँ जो है ना वो भी जदीद हो रही हैं बाकी चीज़ों की तरह, अब डिजिटल वॉचेस मार्केट में आ गई हैं और उसका काफ़ी ट्रेंड है। लोग ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, मेल तो करते हैं। उस ट्रेंड को आप किस तरह से देख रही हैं, इस एडवांसमेंट को किस तरह से देख रही हैं? Digital watches definitely have changed the market a bit, लेकिन I believe they will not replace a mechanical watch या a watch जो आप वाइंड करते हैं या जो खुद रन करती है। Accuracy में digital watches are very important and they're very good, लेकिन वो durable नहीं है। आप देखें Apple Watch भी आप लेते हैं तो ज़्यादा 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, then you need to upgrade या you need to buy the next one। अब ये घड़ी ये 20 साल पुरानी है। अच्छा इस तरह अब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा ये भी हमें गाइड कीजिए कि किसके हाथ में, किसकी पर्सनालिटी के हिसाब से कौन सी घड़ी अच्छी लगती है। लाइक अगर कोई इंसान पतला दुबला सा है, जैसे हमारे यहाँ पर अनम बैठी हुई हैं, इनकी पतली सी कलाई है, इनके हाथ में किस तरह की वॉच अच्छी लगेगी? एक शख्स जो है उसका थोड़ा सा अगर वेट ज़्यादा है किसी लड़की का या थोड़ी सी कलाई मोटी है, उनके हाथ में किस तरह की अच्छी लगेगी घड़ी? थोड़ा सा ज़रा इस बारे में बताएं। बिल्कुल, ये जो ब्रांड्स हैं बड़े, दे गिव यू द ऑप्शन कि जी आप उनके पास जाएं और वो आपकी रिस्ट साइज़ मेजर करके आपको बताएंगे कि जी आपको इस डायमीटर की घड़ी सूट करेगी। ऑब्वियसली द एंड चॉइस इज़ द कस्टमर्स चॉइस, लेकिन जैसे अब आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों का वक्त के साथ बहुत करीब खेलना है, बिकॉज एक मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो आई अंडरस्टैंड डिजिटल वॉचेस शुड बी योर फर्स्ट चॉइस बिकॉज दे आर वेरी एक्यूरेट। लेकिन बाकी आई थिंक जितने भी आप ऑफिशियल्स देखेंगे, बड़े लोग देखेंगे, उनमें से बहुत कम होते हैं जो डिजिटल वॉचेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। बिकॉज इस तरह ये बताएं लोगों को, पाकिस्तान में यंगस्टर्स को ख़ास तौर पर क्या पता है कि किस मौके पर कौन सी घड़ी पहननी है? यानी हमने डिनर पे जाना है तो क्या पहनना है, दिन का कोई फंक्शन है, कैजुअल किसी के साथ मिलना है तो क्या पहनना है, ये पता है लोगों को? नहीं, आई थिंक डेफिनेटली पाकिस्तान में आई एम सरप्राइज्ड टू सी नाउ दैट आई हैव गॉटन इनटू इट कि लोगों को काफ़ी शौक है और वो बदल के घड़ियाँ पहन लेते हैं, वेदर इट्स अ स्मार्ट वॉच और इट्स अ ड्रेस वॉच और इट्स अ कैजुअल वॉच। अच्छा, ट्रेंड जो है ज़माने के साथ साथ बदल चुका है डेफिनेटली। अब ये एस्थेटिक्स की जैसे हम बात कर रहे थे, एस्थेटिक्स के अंदर आ चुकी घड़ी। हालांकि घड़ी जब बनी थी तो वक्त बताने के लिए या इंसान ने कोशिश की थी कि वक्त को कैद कर ले या गुलाम बना ले, लेकिन खुद उसका गुलाम बन गया। यही बात की थी मम्फर्ड ने भी। बहुत शुक्रिया इसरा आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे और वॉच मेकिंग की स्किल जो है ना इसको आगे लेकर चलती रहे और दूसरों को भी सिखाती रहे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास और भी अहम सेगमेंट्स हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है और आपकी मुलाकात करवानी है बहुत अहम मेहमानों से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक करेंगे आपको वंस अगेन। और आपको पता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। जब भी मौसम तब्दील होने लगता है तो इस मौसम की तब्दीली के साथ कौन कौन सी बीमारियां आने वाली हैं, आने लग जाते हैं, बचना किस तरह से है, उसको जिम्मेदारी निभाने के लिए ना हमने इस सेगमेंट को कर लिया प्लान। मॉनसून का सीजन इस वक्त चल रहा है और बारिशों के स्पेल मुसलसल आ रहे हैं, तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही कब खत्म होंगे। पहले प्री मॉनसून फिर मॉनसून। हाँ जी, इस मौसम में खास तौर पर नज़ला होता है, जुकाम होता है, बुखार जैसी बीमारियां जो है वो बहुत तेजी से फैल रही हैं। देन गैस्ट्रो जो है वो भी तक ख़त्म नहीं हुआ और आम फ्लू जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इस तेज़ बुखार से और इस वायरल इन्फेक्शन से बचना किस तरह से, अब बच्चों को कैसे महफूज रखना है जो हमारे बड़े घर में होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, या फिर जो लोग बीमार हैं उनको अपने आप को महफूज कैसे रखना है, इसके ऊपर हमने और नॉर्मली लोग ना इसको सीरियसली लेते नहीं है कि अच्छा जी बुखार है, ये फ्लू है, ओके हम जाने देते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना इनका बर वक्त अगर इलाज ना हो या फिर आप एहतियात ना करें तो फिर ये बिगड़ भी सकता है या संगीन शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। इसीलिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मानसून के मौसम में इन बीमारियों से बचने के लिए कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो लोग अपनाएं। बेशक मेडिसिन की तरफ आप ना जाएं। आई वांट टू नो कि क्या हमें रूटीन अपनी चेंज कर लेनी चाहिए या फिर हम नॉर्मल रहते हुए भी एहतियात कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, आप अक्सर इनको देखते हैं और जब भी बहुत ही फ्रेशनेस मुझे फील होती है हमारे शो के अंदर। वाइब्रेंट कलर्स स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर रूबिया उस्मान, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।
Glad to have you as always, looking very nice माशाल्लाह। सबसे पहले तो ये मौसम जो इस वक्त चल रहा है रुबिया, जब मुझे मज़ा आता है जब आपके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं ना किसी से एकदम से सडन। ये मौसम के अंदर एहतियाती तदाबीर कौन सी है? Serious now. नहीं आशा, you're so right. The weather is changing and sometimes not for the better. हम सारे इंतजार करें सर्दी आ जाए, गर्मी खत्म हो, ये सब we're really excited about that. लेकिन उसमें जो नेगेटिव एलिमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि टेम्परेचर अब वेरी कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। सो वी हैव गॉन फॉर फुली एयर कंडीशनड एटमॉस्फेयर, जिसमें इतनी सख्त गर्मी थी कि आप एसी वाले या फिर बंद माहौल में रह के अब सडनली जो है पंखे बंद हो रहे हैं, एसी बंद हो रहे हैं, कम चल रहे हैं, ज़्यादा चल रहे हैं, और फिर एक दिन में भी वेरिएशन आ रही है। अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस है, मिड डे में वही फिर सड़ी हुई गर्मी है। फ्लक्चुएशन जो है टेम्परेचर के अंदर ये भी अफेक्ट कर रही है एब्सोल्युटली, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर नॉट वेयरिंग अप्रोप्रिएट क्लोथ्स। पहले तो एक ये मसला हो रहा है कि आपके कपड़े आपको सही नहीं लग रहे, तो अगर आपके कपड़े ऐसे हैं जो पसीना ट्रैप करते हैं तो मिड डे में तो आप भून रहे हैं एंड यू आर स्वेटिंग एंड दोस कौन से कपड़े हैं जो पसीना ट्रैप, सो लाइक सिंथेटिक्स एंड सिल्क्स फॉर एग्जांपल, उसका फिर नुकसान ये हो रहा है कि लॉट्स ऑफ पीपल आर कमिंग विद दीस बरसाती स्किन इन्फेक्शंस। सो फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है। एलर्जी सीजन अभी खत्म होना शुरू हुआ है, लेकिन विंटर्स में एक नया शुरू हो जाएगा आई फियर। लेकिन फंगल इन्फेक्शंस बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं एंड दे कैन बी इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी जहाँ पे आपकी स्किन इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर होती है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आमतौर पे पाई जाती है। मॉइस्चर की वजह से, बिकॉज मॉइस्चर में ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, दे लव स्टेइंग इन मॉइस्चर। लेकिन वो तो चलो एक ऐसी चीज़ है जो मोर और लेस ऑलमोस्ट हर बंदे को पता होती है, लेकिन पता अगर होती है तो अक्सर वो खुद से इलाज शुरू कर देते हैं। सो डोंट डू दैट। देखिए अब इलाज बड़ा आसान हो गया है, देयर इज लॉट्स ऑफ टेलीमेडिसिन, लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स विल गिव यू ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स। अगर आप खुद नहीं भी जा सकते तो आप तशखीस के लिए डॉक्टर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करें। दोनों एक्सट्रीम्स है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इतनी सी चीज़ के लिए भी जो है ना डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा सीजन है जिसमें ये वाले नज़ला ज़ुकाम, खांसी और बुखार ये कौन से सीजन में नहीं होते? ये तो हमें हर सीजन में देखने में मिल रहा है, इसकी क्या वजह है? आई थिंक व्हाट्स हैपनिंग इज कि हमारी जो हर्ड इम्यूनिटी, जो हमारी जनरल इम्यूनिटी है पूरी पॉपुलेशन की, वो कम हो रही है। हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है, डाइट हमारी काफ़ी बुरी है, 24 घंटे के औकात हैं, अक्सर लोग 2-2 जॉब्स कर रहे हैं। कोई एक जॉब कर रहा है, कोई साथ में एक्स्ट्रा डिग्री कर रहा है, कोई हाउसवाइफ है और जॉब भी, कोई नाइट में बैठ के भी जॉब कर रहा है। एग्जैक्टली, एंड टाइमिंग्स अपसाइड डाउन है, और आपकी बॉडी जो होती है वो इन चीज़ों से असर लेती है, और आपकी बॉडी आपको क्लूज दे रही होती है, आपको हल्की फुल्की बीमारियां बता रही होती है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, आपका गट डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी हैबिट्स डिस्टर्ब हो रही हैं, तो आपकी बॉडी आपको क्लू दे रही है कि भाई समथिंग नॉट राइट। फिर हम इग्नोर कर रहे हैं और हम अपने आप को खींचते चले जा रहे हैं। मोस्ट वर्किंग पीपल विल रिलेट टू दिस। ये तो प्रॉब्लम है ही है। एक आई ऑल्सो फेल्ट एंड आई एम गोइंग टू मेंशन दिस स्पेशली इन योर शो कि एक फीलिंग ऑफ डेस्परेंसी और डिप्रेशन एक है हवा में। एक आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई फील लाइक पीपल आर लैकिंग जॉय। अगर आप हाउसवाइफ से भी बात करें जो ज़ाहिर आपको लगेगा इनको क्या प्रॉब्लम होगा, बट देर ऑल्सो रियली फीलिंग डाउन इन देयर मूड फॉर सम रीजन। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं चाहूँगी कि उसको हम ज़रूर मेंशन करें, क्लाइमेट चेंज। इज इट अफेक्टिंग आवर हेल्थ एज वेल? क्योंकि हमें एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज नज़र आ रहा है डायरेक्टली वो हमारे ऊपर अफेक्ट करता है। ये जिस तरह से तब्दीलियाँ आ रही हैं, जितने सारे हमें मानसून के स्पेल्स नज़र आ रहे हैं, फिर फ्लड्स कितने सारे आ रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी हेल्थ को डिटेरिएट करने के लिए। नथिंग एल्स, द बेयर मिनिमम दैट यू सीइंग इज कि आप बार बार एक खबर, आप टीवी ऑन करते हैं, आपको इतनी बहुत हैबिटनाक तस्वीरें और खबरें और वीडियोस नजर आती हैं, लग जाता है वैसे। इफ नथिंग एल्स, बाय सिटिंग एट होम जिसमें आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हैं, वहाँ पे भी आप स्ट्रेस आउट तो होंगे ही होंगे। दूसरा, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज स्टैंडिंग वाटर। पानी आजकल हर जगह खड़ा, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी खड़ा हो रहा है, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, सड़कों पर पानी जमा हो रहा है। आपकी सड़कों पे या जो सैलाब के स्पेशली जो वाटर सैंपल्स हैं उसमें जो पानी होता है उसमें जो जरासीम होते हैं, जब उनकी तहकीक की जाती है, दीज आर वेरी डेंजरस जर्म्स। तो जो हमारे यहाँ बड़ा एक कॉमन थीम है, बारिश हुई, पानी इकट्ठा हो गया, बच्चे उस पर छलांगे मार रहे हैं, नहा रहे हैं, दैट्स वेरी डेंजरस। अच्छा, पहले नहीं होता था ये? क्या हम ये समझे कि ये ओवर द इयर्स म्यूटेट होकर नए जरासीम बन चुके हैं, या नए जरासीम या ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आ भी गए हैं? बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस आर कॉन्स्टेंटली म्यूटेटिंग। ये कॉन्स्टेंट एक चीज़ है। हम उनके खिलाफ एंटीबायोटिक बनाते हैं, बैक्टीरिया उससे बचने के लिए रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं। और जो कुछ जरासीम है जैसे ई कोलाई है जो बहुत ज़्यादा सैलाब के पानी में पाया जाता है, ये बेसिकली आपके सूएज वाला जरासीम है। तो दिस इज समथिंग जो नॉर्मली आप इन कॉन्टैक्ट नहीं होगे। अच्छा, इससे बचने का भी बड़ा आसान तरीका है। यही मैं पूछने लगी थी, बचना कैसे? हर दूसरे घर के आगे अगर पानी खड़ा हुआ है, लोग कैसे बचे? पूरी गली तो साफ नहीं कर सकते। घर वापस कचरा अपना, फॉर दैट कचरा अपना जो है कोशिश करें खुद डिस्पोज ऑफ करें, डिस्पोज ऑफ इट प्रॉपर्ली इन अ प्रॉपर सैनिटरी वे। टेक अ शावर सून एज यू गेट बैक होम। अगर आप वापस आके नहा सकते हैं घर बाहर से आके, तो जरूर ये कोशिश करें। इफ नथिंग एल्स, हाथ जरूर धोएं, खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोएं, बाथरूम जाने के बाद हाथ जरूर धोएं। हैंड वॉशिंग कॉन्स्टेंट जो है वो बहुत जरूरी है, जो आपको बहुत सी बीमारियों को बचाएगी।
ठीक है, ये हैंड वॉशिंग करना ज़रूरी है। कोशिश करें अपने आप को ये बारिश के गंदे पानी से कोशिश करें, नहा ही लिया करें। अच्छा, अगर आपको फील हो कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, फ्लू हो रहा है या हल्का हल्का सा बुखार महसूस हो रहा है, तो क्या ये ज़रूरी है कि आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है या फिर घर में भी थोड़ी बहुत सेल्फ मेडिकेशन की जा सकती है? यू कैन एब्सोल्युटली मैनेज इट होम। देयर आर लॉट्स ऑफ गुड रिसोर्सेज ऑनलाइन। आप अच्छे रिसोर्सेज अगर पढ़ें तो आपको बड़ा क्लियरली बताते हैं कि आपको रेस्ट चाहिए, फ्लूइड्स चाहिए, आप हाइड्रेट करें अपने आप को, वार्म फ्लूइड्स लें अगर आपको फ्लू, नज़ला, जुकाम, खांसी है, और कोल्डर फ्लूइड्स अगर आपको गैस्ट्रो है फॉर एग्जांपल। रीजुविनेट योरसेल्फ एंड गेट योर बॉडी बैक ऑन ट्रैक। मेजॉरिटी ऑफ दीज इलनेसेस आर सेल्फ लिमिटिंग। अल्लाह ने कोई ऐसी कुदरत में चीज पैदा की हुई है कि ये चीजें आती भी हैं और खुद ही खत्म भी हो जाती हैं। सेल्फ मेडिकेशन जो लोग शुरू कर देते हैं उनके लिए जो है ना, उसके बारे में एक तो इसका भी जवाब दे दें, अनम ने जो पूछा है, और दूसरा ये कि आई डोंट नो आपके ये उसमें आता है या नहीं आता, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप से मैं कमेंट ज़रूर लूँ। हमारे यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, या फिर बहुत सारी ऐसी भी खबरें आ रही हैं उन फ्लड की वजह से मुतासरा इलाकों से जहाँ पे बहुत सारे बागात ख़त्म होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये भी एक रीजन है, ग्रीनरी खत्म होना ये भी इफेक्ट कर रही होती है हमारी इम्यूनिटी को? एज रिसर्च इज वेरी क्लियरली टेलिंग अस कि 2050 तक जो है 80% ऑफ अर्थ विल बी इनहैबिटेबल, यानी कि आप नहीं सो रह सकेंगे वहाँ पे, क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा ग्रीनरी खत्म हो गई होगी और सी वाटर इतना लेवल राइज कर गया होगा। तो ये डेफिनेटली इम्पैक्ट तो करता है। एक कूलनेस का इफेक्ट तो आता ही आता है, बट उसके अलावा एक प्रोटेक्टिव है। जो आपके ट्रीज है वो सारी डस्ट ट्रैप कर रहे हैं, आपकी सारी गंदी जो बैड स्मोक है उसको ट्रैप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बड़े अच्छे तरीके से और थोड़े से वक्त के मुख्तसर वक्त के अंदर आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। रूबिया, थैंक यू सो मच। सबसे आगे में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक और निहायत अहम मौजू और मुतासिर कुन मौजू जिस पर हमने बात करनी है वो है सस्ती और मयारी इंटरनेशनल एजुकेशन। उसमें हुनर भी है, रोज़गार भी है, जिसमें आलमी मौक़े। इस पर भी हमने बात करी है कि आज के पाकिस्तान के नौजवानों के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन क्या मुयस्सर है और क्या पाकिस्तान में बैठकर आप इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन हासिल कर सकते हैं या नहीं। यानी आप पाकिस्तान में बैठे हैं लेकिन डिग्री आपको इंटरनेशनली मिले। मुझे पता क्या याद आ रहा है, मुझे ये याद आ रहा है कि जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो हम पढ़ते थे कायदे आज़म आला तालीम के हुसूल के लिए बैरून मुल्क गए, अल्लामा इकबाल बैरून मुल्क तालीम हासिल करके वापस चले गए। लेकिन अब अगर आपको आला तालीम हासिल करनी है तो उसके लिए बैरून मुल्क जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं ना, वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सारे मौके वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। जब इस तरह की खबरें हमारे सामने आती है, एक तो खुशी भी होती है एंड देन आपको रियलाइजेशन होती है कि सब कुछ ख़राब नहीं हो रहा, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। इसी तरह का ये आज का टॉपिक है। हमारे साथ इसको डिस्कस करने के लिए इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर सारा विलियम्स, जो कि प्रो वाइस चांसलर है बकिंघमशायर न्यू यूनिवर्सिटी की। उनको वेलकम करते हैं। Professor, thank you so much for joining us. I hope you're doing good. Thank you for having me on. Very well, thank you. Thank you, glad to have you. And उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अकरम साहब हैं, जो कि CEO इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ कारोबार और रोजगार के मौके भी फराहम करते हैं। उस्मान, thank you so much for joining us. Thank you very much for having me. Did you have a good morning? Very good morning. Thank you very much. Thank you so much for joining us. Let's start with Sarah. Sarah, this is the second time I believe you're here because we've done. Thank you for having me back. Glad to have you once again, and tell us about this, this collaboration between Buckinghamshire New University and Pakistani educational institutes. So we very much believe in the power of education. Obviously, we're education providers, and we think that it has the power to change communities and change lives. We've been partnered with ICE in Pakistan, here in Islamabad and Karachi, and we are working on a series of programs that we will be able to deliver here in Pakistan. Right. I think our point of view, we found an organisation that aligned with our values. We are very much concerned with skills-based learning, so that students develop skills whilst they're developing their education. Very important. It's very so important. What's the scope in Pakistan for skill-based education? I think it's huge. I really think it's huge. You have such a large young population, a very large youth population, and I think they need skills as well as education. 64%. 64%. I know. It really is huge. And one of the things we've learned in the United Kingdom is that if you've got the skills that you need to get a job, you're much more likely to go into work when you finish your degree. So our focus at Buckinghamshire New University is that we develop applied learning and that students work in real time on practical projects as well as on the academic theoretical side, so that when they graduate they have got skills that employers want and employers need. And that's what we're doing in conjunction with ICE in Pakistan, is to work with an organisation that also believes in skills-based learning. I'm really glad, because the trends are changing in the world, and people are focusing on more skill-based education.
उस्मान, आपका रोल जो है इस सारे सिनेरियो के अंदर वो किस तरह से होता है, एंड देन अगेन हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है टू गेट द हायर एजुकेशन? Okay, so we started in Pakistan 5 years ago. So we came up with the key 5 promises. कि सबसे पहले तो अगर affordable नहीं होगी तो not many students will be able to have an access. So we wanted to keep the fee structure in a way that it is reachable to everybody and anybody. The second part was the accessibility to international qualification. आपको पता है जितने भी employers हैं within Pakistan, outside Pakistan, or somebody is doing freelancing, they need recognized qualification, जिसमें फिर we worked with UK board, and this is why we are bringing UK university as well, so that student is studying within Pakistan but getting international recognized qualification. So recognized qualification is the other important element. Then the flexibility. अब UK में बच्चे जाते हैं, हमारे हर साल almost 50,000 kids goes abroad to study, and like you said लाखों रुपए लगा के जाते हैं और वहाँ जाके पार्ट टाइम और जॉब करते हैं टू सर्वाइव. सो वी वांटेड टू डू इज़ एक तो एटीट्यूड लेके आना कि आप पाकिस्तान में रह के भी पढ़ते के साथ साथ यहीं पे सर्व करें, फिर यहीं पे सर्व करें और यहाँ पे आप मेहनत करें, पढ़ें और साथ साथ जॉब भी करें. नॉर्मली हमारा एटीट्यूड ही होता है कि बस अब्बू ने अंडर ग्रेजुएट की फ़ीस भी देनी है, पोस्ट ग्रेजुएट की भी देनी है, फिर शादी के पैसे भी देने हैं, तो वो सारा बर्डन प्रेशर होता है. जबकि यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में I studied, I paid my own fee after A-levels. तो इसी तरह what we did, we recognize the opportunity कि अब तो दुनिया बहुत ग्लोबल हो गई है. पाकिस्तान में बच्चे बैठे हुए टैलेंटेड सर्व कर रहे हैं कैनेडियन मार्केट को. And they're earning in dollars and pounds. Exactly. So हमने क्या किया कि हमने करिकुलम इंटरनेशनल लिया, फ़ी को अफोर्डेबल किया और एक स्किल सेट जोड़ा के साथ ही बच्चा साल के अंदर अंदर एक कोई फ्रीलांसिंग कर ले, $200 कमा ले, $100 कमा ले, $300. तो क्राइटेरिया क्या है, कौन-कौन से स्टूडेंट्स इसमें student can start right after matric or O-levels. We have a international foundation here where they can do A-levels and O-levels with us. And what we do is with the school education, we're giving this attitude that you need to learn how to gain this 21st century skill. चाहे वो $50 ही क्यों ना बनाए, थोड़ा सा वो जब आप पैसे अपने बनाते हैं ना तो आपको माँ बाप की भी कदर आती है कि कितनी मुश्किल से आपके क्राइटेरिया में मेरिट वगैरह भी इंक्लूडेड है. Of course, you know, you have to do the entry criteria for different subjects. Then we have business qualification. Computing is becoming big. आपको पता है हमारी नेबर कंट्री इज़ डूइंग $280 billion trade. We are far behind. We only doing 7 billion. We need to upskill our youth. Prime Minister is working a lot on that side. So हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा contribute कर देते हैं. And we brought in a lot of skill set on the computing side. Cyber security है, AI है, data analysis है, game design university के साथ हम मिलके जो develop. But other than that, Sarah, I would like you to answer. Other than the technological sides of skills, what other skills are you focusing on right now? So I think two of the big areas for us are education and health. So one of our strengths is in allied health professions, and that's something that we are also working with ICE on developing. So we are very interested in how we build health provision and enable students and young people to learn different health professions, and that could be osteopathy, chiropody, it could be radiography. So it's not necessarily medicine; it's all the allied health professions. And education is the other area, you know, teachers' education, secondary school, but also education for medics, you know, people who are professionals who want to teach the next generation of professionals. So what difference do you see in standard of Pakistani education and UK education? I think the Pakistani education that I've seen, certainly the universities I've been to, have a very high standard of academic education. It's very theoretical, it's very sort of traditional academic, which is absolutely fantastic. Where we differ, Buckinghamshire University, is on that applied level and the skills-based training. So they're learning the theory and then they're going into simulated workplaces and applying that theory to There's practice. one more factor about, you know, going to other country to gain the education is when I want to go somewhere, it's not just about education. I want to go there, I want to see places, I want to get that experience. Exposure. You know, I want to get that exposure as well. So with this collaboration, do you guys also help students to go there if they want to go and experience that We can place? absolutely do that, yes. So students can study here for a couple of years and then come to us for their final year. Is it easy for them after they are, you know, affiliated with you guys? Yeah, so it's more straightforward because they will have studied the first 2 years of their program
program here, so they're actually just transferring it to us in the country, so they don't have to go through the same entry criteria because they've already been accepted onto the course. So it's just the visa. It's just the visa. All right. Which is, I know, is a big thing. And what about the scholarships? If someone is performing really well and they're excellent in their studies, do you offer scholarships as well? Yeah, we do, and we offer in-country scholarships here. So we're launching a series of scholarships for girls, specifically to study at ICE. So there will be a series of BNU scholarships at ICE for girls' education. Right. उस्मान, पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका है जो पढ़ा लिखा है, जिन्होंने अच्छी एजुकेशन हासिल की हुई, लेकिन रोज़गार नहीं है, रोज़गार के मौके नहीं है। अब इस प्रोग्राम के बाद जो बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं उनके लिए और जो नॉर्मल एजुकेशन हासिल की हुई रोज़गार में किस तरह से डिफरेंस और कितने मौके? अच्छा, like Professor Sara said, I will just add on what you talked about first. So देखिए, UK की जो डिग्री है, it's about £50,000. When you study 2 years in Pakistan and you just go for final year, you just have to pay final year fee, and it is. And how much is that? It's about 14,000. 14,000. That's it. That's it. So आप ये देखें कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो जिनके बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बट बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी दे आर नॉट एबल टू गो अब्रॉड। जो एक्सप्लोजर की आप बात कर रहे थे कि आप डिफरेंट नेशनैलिटी के साथ यू आर एबल टू वर्क इन रिटेल शॉप्स एंड गेट दैट एक्सपीरियंस एज वेल, यू नो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोजर। फिर आप थोड़ा सा बच्चा इंडिपेंडेंट भी होता है, इंडिपेंडेंट भी होता है उसकी स्टडी के लिए। सो इट्स वेरी, यू नाउ गोइंग अब्रॉड इज़ नॉट डिफिकल्ट. It's just if you can't afford to go to 3 years, just do 2 years in Pakistan, go for final year, you complete your undergraduate. Now going back to your question, so when we came to Pakistan, we actually started training undergraduate, qualified, postgraduate from the university. So हमने क्या किया कि हमने कुछ स्किल सेट को शॉर्ट लिस्ट किया फ्रॉम 3 मंथ से लेके 6 माह तक के, जिसमें उन बच्चों को हम ट्रेन करें और फौरी से पहले उनको ऐसा स्किल दें कि वो फ्रीलांसर्स बन जाएं, वेदर वो IT की फील्ड में हैं, ई-कॉमर्स की फील्ड में हैं, या अकाउंटिंग फाइनेंस की हैं, या पीछे अप्लाइड सर्विसेज जिसमें कॉल सेंटर फंक्शंस एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड पाकिस्तान में काफ़ी बच्चे अच्छे पैसे बना रहे हैं इन सर्विसेज को देख के। सो वी ऑलरेडी डन दैट ट्रेनिंग फॉर द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स टू डू दैट एंड हैव दैट स्किल सेट सो दैट दे कैन स्टार्ट मेकिंग मनी। फिर हमने रियलाइज़ किया कि वाई वी शुड वेट 4 साल एक बच्चे ने अंडर ग्रेजुएट किए हैं, फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट किया, फिर वो हमारे पास आ रहा है, तो वाई नॉट हम बच्चे को 17 साल या 18 साल की एज में ही उठाएं और उसको वहीं से डेवलप करना शुरू करें। एंड बाय द टाइम पहला साल उसका एक डिफिकल्ट गुजरता है, एंड 70% ऑफ आवर स्टूडेंट्स एक्चुअली मेक इनफ मनी टू पे देयर फीस विद इन पाकिस्तान। ओके, वी आर आउट ऑफ टाइम। 30 सेकंड में मैं चाहूँगी उस्मान थोड़ा सा बता दें, जो बच्चे आपके साथ जुड़ना चाहते हैं या इस एजुकेशन सिस्टम में आना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? I think work hard first of all, and you don't need to now worried about that what options you have. There are a lot of opportunities. Even if you've been able to achieve straight A's in your A levels or great result in your FSC, you have great opportunity within Pakistan and internationally as well. And if you're not able to achieve the desired dream, अब तो foundation कोर्सेज आ गए हैं, यू कैन गो बैक एंड डेवलप योर, बस आपको वेल अवेयर होना है। आप उसके लिए हमारे कोर्सेज वेबसाइट्स पे जाएं एंड कम एंड मीट अस एंड वी विल बी एबल टू गाइड यू एंड हेल्प यू and do that. That's great. That's great. Usman, thank you so much and all the very best. Professor Sara, thank you so much. I hope you enjoy rest of your visit here in Pakistan. Thank you so much once again. जनाब, तमाम वो लोग, तमाम वो बच्चे, तमाम वो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाएं या अच्छी तालीम हासिल करें, आपको ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही जाना है, यहाँ पर रहते हुए भी आप अच्छी तालीम, आला तालीम जिसको कहते थे ना हम स्कूलों की किताबों के अंदर, वो हासिल कर सकते हैं। हमने सोचा कि ये अच्छा सा सेगमेंट है, इसको आप तक पहुँचाएं ये इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपको जुड़ना है तो आप गूगल कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं वो भी मुसलसल हम आपको बता ही रहे हैं। स्वात और मेंगोरा शहर की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी काफ़ी तबाही हुई है। वहाँ पर जो बागात थे मुख्तलिफ फ्रूट्स के, वो भी तबाह होकर रह गई हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। हुनैन अमीन इस बारे में हमें मजीद तफसील बताएंगे। जी हुनैन। जी, हम यहाँ कुकारी के मकाम पे खड़े हुए हैं। कुकारी के बागात हैं जो कि मेंगोरा शहर से मुतसिल एक मुज़ाफ़ाती इलाका है जो कि डिस्ट्रिक्ट स्वात में मौजूद है। और हमारे अक़ब में जो पहाड़ी सिलसिला है, जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये अलम की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। ये यहाँ समझना इनकी जोग्राफिया को इसलिए ज़रूरी है कि यही वो मकाम है जहाँ पे 15 अगस्त को क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन हुई थी।
और इसका एक और अहम नुक्ता ये है कि यही वो पहाड़ है जो बुनेर और स्वात को जोड़ता है। तो जो बारिशें, बहुत तेज़ बारिशें यहाँ, मूसलाधार बारिशें यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में हुई थी, उनका समझ लें कि आधा पानी बारानी रास्तों से बुनेर गया और आधा स्वात आया। बुनेर में ज़्यादा नुकसान किया, स्वात में उसके मुकाबले में कम नुकसान किया। बहरहाल ये जो नुकसानात हुए, जो जानी और माली नुकसानात हुए, उनमें एक और नुकसान हुआ यहाँ के एग्रीकल्चर को। अभी हम स्वात में हैं। स्वात मशहूर है अपने फलों की काश्तकारी, फलों की पैदावार की वजह से। जिन फलों में पीचेस, आड़ू शामिल है, सेब शामिल है, अंगूर शामिल है, शहतूत शामिल है, प्लम यानी आलूचे शामिल है, और इसके अलावा आलू बुखारे जिसे कहते हैं वो शामिल है, और अंगूर भी। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से माहिरीन दो चीज़ों की तरफ इशारा दिलाते हैं। एक, वो तब्दीलियाँ जो आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाती हैं, मतलब धीमे धीमे टेम्परेचर के राइज़ होने की वजह से जो तब्दीली मौसमों में आती है और दर्जा हरारत में आती है, उसके बाद जो मनफी असरात पड़ते हैं। और एक, इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो कुदरती आफात तेज़ी से या कसरत से होने लग जाती हैं और उनसे जो हादसाती नुकसान, जो बड़े पैमाने का नुकसान होता है। हमारे साथ यहीं के लोकल एक काश्तकार मौजूद हैं जो कि वैसे तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, अलबत्ता वो एक बागबान भी हैं, इनकी अपनी बागात भी हैं, जिन्होंने ज़ाती तौर पर ये नुकसानात सहे हैं। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक, मेहरबानी। पहले तो हम हादसाती नुकसान जो आपके बागात को इतने बड़े पैमाने का हुआ है उसके लिए आपसे अफसोस भी करते हैं, और साथ में हम चाहेंगे कि आप हमें अहाता करके बताएं कि कितना नुकसान हुआ आपका। माली नुकसान तो मेरे ख्याल में कम से कम 6-7 करोड़ का हुआ है। 6-7 करोड़ का? हाँ, इस ज़मीन पर आपकी और आपके एरिया? हाँ, इस एक लोगों की नहीं, बस ये जो पीछे एक बाग आपको नजर आ रहा है, एक बाग का 6 से 7 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये जमीन का, ये तो सब बहा के ले गया ना। ये तो अब और इसके अलावा भी लोगों के नुकसान हुए हैं, मतलब अतराफ में भी तकरीबन इस तरह का हर एक का कैलकुलेशन कर ले तो ये तो खरबों में चली जाएगी। हाँ, तो ये नुकसान बहुत ज़्यादा है, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये जो नुकसान हुआ है, मेरा ख्याल नहीं कि इसका जो नुकसान कोई पूरा कर सके। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि तकरीबन 5 और 6 घंटों में इतना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी सैलाब आए थे तो 14 दिन 10 दिन मुसलसल बारिश हो गई थी, लेकिन इस तरह का नुकसान नहीं हुआ। जी, ये कोई ऐसे अल्फाज तो नहीं है मेरे पास जो आपके गम का किसी भी सतह पर मदावा कर सकें, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमें अपनी बागात का दौरा करवाएं और बताएं कि किस तरह से क्या फसल के नुकसान बिल्कुल, क्यों नहीं, तो चलें अगर आप इजाज़त दें तो। ये आलूचे के जो बाग थे ना, उसके असरात बाकी है। आप देख सकते हैं इसके जो कुछ असरात है ना, वो बाकी है। आपके बागात कितनी हद तक फैले हुए थे? ये आप देख सकते हैं, जिस तरह ये जो बड़े बड़े पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो जो सामने वहाँ से लेकर आधी निगाह तक, हाँ, वहाँ से लेकर और इस तरह अगर हम देख सकते हैं तो ये इस तरफ भी ये सारे आलूचे के दरख्त हैं। एक आलूचे का दरख्त मुकम्मल उगने में, बड़ा होने में कितना वक्त लगता है? तकरीबन 3-4 साल में वो फसल अपनी जो फल है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं 3-4 साल में। सैपलिंग के बाद से मतलब? हाँ, इसके बाद। अच्छा, तो ये अगर आप दोबारा असर नौ इसका आगाज़ करते हैं तो 3-4 साल तक आपको कोई उम्मीद नहीं है किसी चीज़ की, सिर्फ इसकी देखभाल? पहले तो खेत को बराबर करना होगा ना, ये ज़मीन को बराबर करना होगा। ज़मीन को आप देख सकते हैं, ये पत्थर आप देख सकते हैं ना, तो इसको हटाना होगा। तो तकरीबन 1 साल में तो ये सेट नहीं हो सकता। आपके पास बागात की कोई मतलब शवाहिद मौजूद हैं जो पुराने आपके पास, किस तरह के ये बागात कितने हसीन व जमील, कितने वसी अरीज़ खूबसूरत होते थे, इस तरह से कुछ है? मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये तकरीबन 1 साल 2 साल की पहले की है। ये जहाँ हम खड़े में ये वो जगह थी? हाँ, बिल्कुल। ये आड़ू हैं आपके? नहीं, आलूचा है। ये आलूचा है, इतने बड़े बड़े? हाँ। ये यही दरख्त हैं?
तो ये वो बागात के मालिक थे, हुनैन जिनसे बात कर रहा था, जिनके अपने बागात बहुत ज़्यादा तबाह हुए हैं और जिस जगह पर हुनैन खड़े हुए थे ना वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही हुई है क्लाउड बर्स्ट की वजह से, एंड देन बारिश और फिर जो सैलाब आए हैं उनकी वजह से। रिपोर्ट कर रहे थे और हुनैन वहाँ पर मौजूद हैं, रोज़ ही हमें वहाँ से डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स और डिफरेंट तरह की अपडेट्स जो हैं वो भेज रहे होते हैं। लेट्स सी कल वो हमें क्या भेजते हैं, क्योंकि नुकसानात बहुत ज़्यादा हुए हैं। ये सिर्फ एक पॉइंट था जिसके ऊपर उन्होंने बात की। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने मुल्क की इकॉनमी के ऊपर भी बात करनी है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है और आज फरहान बुखारी साहब हमारे लिए क्या लेकर आए। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. वेलकम बैक। सेगमेंट है मनी मैटर और आज का मैटर है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि चीनी वज़ीर ख़ारिजा जो पाकिस्तान के दौरे पर थे वो अपना दौरा मुकम्मल करके वापस जा चुके हैं। बहुत अहम उनकी मीटिंग्स हुई हैं जिसके अंदर ख़ास तौर पर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। तो आज हम ज़रा बात कर लेते हैं कि ज़राअत के ऊपर किस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है उसके ऊपर काम किया जाएगा, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ फरहान बुखारी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? जी बस वीकेंड का अंदार है और फोरकास्ट है बहुत। वीकेंड इज हियर और बारिश की फोरकास्ट है, उसके लिए भी तैयारी करनी होगी। अच्छा बुखारी साहब, अभी जिस दौरे की हम बात करें वज़ीर ख़ारिजा चीन के, वो पाकिस्तान आए और वो सब्जेक्ट जिस पे आप अक्सर फोकस भी कर रहे होते हैं, ज़राअत पाकिस्तान का वो शोबा जिस पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की हमें ज़रूरत है। आपको क्या लगता है क्या पेशरफ्त और क्या बेहतरी आ सकती है इस दौरे के बाद, इन MOUs पर दस्तखत के बाद? शुरू में मुख्तसरन अगर मैं आपको एक तज़ाद एक आध मिनट में पेश कर सकूं, वो ये कि मुझे 2 दफ़ा चीन जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पे दही इलाकों में मैं गया। इतना बड़ा फ़र्क हमारी जगह से ये है कि वहाँ पे कहीं पे भी आपको जड़ी बूटी उनकी फसलों में नज़र नहीं आती। अच्छा। साफ़ उनकी फसलें और दूर दूर तक, जबकि हमारे अपने देहाती इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पे फसल भी ऊंची नीची, फिर जड़ी बूटियाँ भी हैं। क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर चीन का कमाल का है और हमने अगर उनसे कोई असिस्टेंस लेनी है, जिसके लोग अब बात भी कर रहे हैं, उसके अलावा उनके तरीके भी हमें अपनाने पड़ेंगे। और हमारी जो आजकल ये क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी मुश्किल हुई हुई है, इसकी वजह से इसके नतीजे में हमें जितना जल्दी हो शजरकारी ट्री प्लांटेशन हम करें। चंद साल पहले और फिर कुछ ऐसे हमारे हैं ट्रीज़, हमारी आइटम्स ऐसे हैं जो कि चाइना में बहुत पॉपुलर भी हो सकते हैं। चंद साल पहले आपको शायद याद होगा एकदम से मार्केट में चेरीज़ की कीमत बहुत ऊपर चली गई थी और उसकी वजह ये थी कि वो गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ पे होती हैं स्कर्दू से वो कार्गो फ्लाइट शुरू हुई थी, कुछ गई थी चाइना, वो सारी की सारी वहाँ पे एक्सपोर्ट हो गई, वहाँ चली गई और वहाँ पे बहुत पॉपुलर हुई। तो ये हमें ये सबक देता है, ये एक छोटा सा वाक़या। लेकिन ये जो इस वक्त सिचुएशन है, अब जो मीटिंग्स हुई है जिसके अंदर ताउन की बात की जा रही है, जिसमें एक जदीद बीज है एंड देन मैकेनाइज्ड फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और रिसर्च, इसके ऊपर किस तरह से फिर काम किया जाएगा, एंड देन चाइना एंड पाकिस्तान, वहाँ के इन दोनों के क्लाइमेट्स के अंदर किस तरह से फ़र्क है और किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, इसके बारे में ज़रा बताइए। पाकिस्तान की एक खूबसूरती तो ये है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक वैरायटी है क्लाइमेट की। शुमाल से शुरू हो जनूब तक जाएं तो आपको बहुत वैरायटी, हर मौसम यहाँ पे मिलता है। इसलिए यहाँ पे हर मौसम के हवाले से आप ज़राअत भी कर सकते हैं, फसलें, फल, ये सब मौके हैं पाकिस्तान में। अच्छा, ये जो MOU या जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें एक हिस्सा तो टेक्नोलॉजी का है और वो वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले भी मैंने आपसे यहाँ जिक्र किया है, छोटे ट्रैक्टर्स की हमें बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में, क्योंकि छोटे फार्म जो हैं 97% हमारे जो किसान हैं या 97% जो एग्रीकल्चर लैंड है वो छोटे किसानों के पास है। हमने अगले दिन भी इस पर जिक्र किया था कि वो औसतन 5 एकड़ से थोड़ा सा ऊपर रह गया। उसके लिए आपको छोटी जगहों पे इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी उसी हिसाब से चाहिए। उसमें ट्रैक्टर्स हैं, उसमें दूसरी चीज़ें हैं, उसमें ये हार्वेस्ट के लिए कुछ वो हाथ से जो एक मशीन होती है जिससे फसलें काटी जाती हैं, वो उस किस्म की चीज़ें हैं। और फिर उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है बीज के लिए, क्योंकि बीज में जितनी मिलावट और जितने और मुश्किलात हैं पाकिस्तान में, उन्हें ख़त्म करनी है। लेकिन कौन कौन सी फसलें हैं जिनको हम फोकस कर सकते हैं चाइना के साथ, चाइना की हेल्प लेने के लिए? कौन सी ऐसे फ्रूट्स हैं या जैसे चावल की फसल है, गंदम की फसल है, पाकिस्तान इन पे रिलाय करता है, इनकी एक्सपोर्ट पे भी और अपनी ज़रूरत के लिए भी। तो चाइना की हेल्प किन जगहों पर हम ले सकते हैं? मुख्तसर तो ये है कि चाइना हमारी हर फसल पर मदद कर सकता है। हमें अपनी ज़रूरियात का सबसे पहले
वो देखना चाहिए। ये देखना पड़ेगा कि हम रिसेप्टिव हैं उनकी मदद लेने के लिए। और देखिए ना, गंदम जैसी फसल तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं। कम से कम हम उस जगह पे ले जाएं जहाँ पे हमें इंपोर्ट ना करने की जरूरत के मुताबिक ये बिल्कुल, क्योंकि 80% से ज्यादा आबादी जो है वो चपाती, रोटी, नान ऐसा वक्त भी गुजरा है जिसमें हम एक्सपोर्ट किया करते थे, अभी हमें इंपोर्ट करवानी पड़ती है। पुराने वक्तों की बात है। वक्त हमारे पास हो गया खत्म। बुखारी साहब, थैंक यू सो मच। लास्ट कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? वक्त की बड़ी मजबूरी है, लेकिन ये कि हम चाइना की 1.4 अरब लोगों की पॉपुलेशन बेस है, इतनी बड़ी। हमारी 25 करोड़ की आबादी, अगर हम अपनी ज़राअत को रिफॉर्म करें, इस्लाह कर लें, तो हम यही है कि हमें इस्लाहात की जरूरत है, ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। वक्त हमारे पास हो चुका है खत्म। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह मंडे को। अच्छा सा दिन गुजारिए, वीकेंड भी अच्छा गुजारिए। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।